मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। इसका स्लाइड 4 का वेट ये वाला कौन सा इसका नेक्स्ट है क्या? एक बार यहां से देख लो। डिफरेंशिएशन में या फिर समेशन में? एक ये हो जाएगा, ये तो कल कर लिए थे, ये नहीं किए थे, यही वाला ना। ठीक है। इसमें r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक सम करना है। अच्छा, r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक है। या फिर आंसर गलत आ रहा है कि आंसर कुछ और आ रहा है, या फिर पूरा क्वेश्चन में दिक्कत है? इसका वही समेशन कर दो। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, देखो ये पूरा डिटर्मिनेंट दिया गया और इसका समेशन निकालना r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। ठीक है, तो समेशन डेल्टा r ये इक्वल हो जाएगा और समेशन यहां पर लगा देंगे, समेशन ऑफ 2r माइनस 1, और यहां पर समेशन ऑफ NCr, फिर समेशन 1, और यहां पर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, यहां पर 2 की पावर में n, यहां पर n प्लस 1, फिर है कॉस स्क्वायर n का स्क्वायर, फिर यहां पर है कॉस स्क्वायर इंटू n, और फिर कॉस स्क्वायर n प्लस 1। इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो इसका अगर समेशन करें, समेशन 2r माइनस 1, तो ये कितना आ रहा है? समेशन ऑफ 2r माइनस 1, और r का वैल्यू है 1 से लेकर के n तक। ठीक है, r का वैल्यू है 1 से लेकर के n तक, तो इसको दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो हो जाएगा 2 टाइम्स समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक r, फिर माइनस में हो जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक 1। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। अब समेशन ऑफ r का वैल्यू यहां पर बताओ क्या होगा।
यहां पर ध्यान रखना 1 2 3 प्लस n, हाँ ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 सम ऑफ n नेचुरल नंबर। फिर माइनस में ये तुम्हारा 1 का सम हो रहा है n बार, तो हो जाएगा माइनस में n। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया। तो यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा n का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी इस पूरे का वैल्यू n स्क्वायर आ गया। ये हो जाएगा यहां पर n का स्क्वायर, और समेशन ऑफ n सी r अगर निकालोगे तो कितना आएगा, समेशन n सी r, और r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है, तो ये हो जाएगा n सी 1 प्लस n सी 2, ऐसे n सी n तक का समेशन। तो इस पूरे का वैल्यू होगा 2 की पावर में n माइनस 1, ये आएगा 2 की पावर में n माइनस 1। अच्छा, इसमें 1 का समेशन नहीं किए थे, ये गलत हो गया था। ठीक है, तो अब कर लेना, ये हो गया n स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 की पावर में n माइनस में 1, और सिमिलरली यहां पर 1 का समेशन करेंगे तो हो जाएगा n, और यहां पर आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, यहां पर 2 की पावर में n, और यहां पर n प्लस 1, और बाकी सेम ऐसे ही है पूरा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को माइनस कर दो। फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को माइनस करोगे तो यहां पर 1 आएगा, यहां पर -1 और यहां पर -1, तो दो जगह जीरो बना करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसके आगे हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, हो जाएगा। और कोई डाउट? और एक डाउट था इसमें, f डैश पाई बाई 2। ठीक है, f डैश पाई बाई 2, इसलिए बाकी लोगों का कितना आया है इस क्वेश्चन में, f डैश पाई बाई 2, इसका वैल्यू बाकी लोगों का क्या आया है? कितने लोग इस क्वेश्चन को किए हैं? इसका आंसर नहीं है, ट्राई नहीं किए, f डैश पाई बाई 2 क्या होगा? देखने से नहीं होता है, करना होता है। हाँ, आर्य का तो आंसर नहीं आ रहा है, उसका 0 आ रहा है। पृथ्वीराज ट्राई नहीं किया, बस 3 ही लोग, और बाकी लोगों का तो पता ही नहीं है। ठीक है, देखो इस पूरे का f डैश पाई बाई 2 का वैल्यू निकालना है, वो तुम लोग का गलत आ रहा था। देख लेते हैं क्या आएगा। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर निकालेंगे तो f डैश एक्स ये इक्वल हो जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x, फिर यहां पर cos x, फिर cos x का माइनस का साइन x, और यहां पर हो जाएगा cos 2x साइन 2x, यहां पर 2 cos 2x, और फिर उसके बाद cos 3x साइन 3x और 3 cos 3x। ठीक है, फिर प्लस, अब सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करो तो फर्स्ट रो ऐसे लिखेंगे cos x, फिर आ जाएगा sin x, फिर नेक्स्ट cos x,
और सेकेंड रो को डिफ्रेंशिएट करो तो cos 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस में 2 sin 2x। सिमिलरली sin 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 cos 2x। ये क्या हो गया? ठीक है, इसको ऐसे कर लो। ठीक है, साइन 2x का डिफरेंशिएशन निकालना है तो ये हो जाएगा 2 cos 2x, फिर उसके बाद 2 cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस में 2 sin 2x। ये सेकेंड का डिफरेंशिएशन हो गया। फिर यहां पर हो जाएगा cos 3x sin का 3x, फिर 3 cos 3x। ठीक है, और यहां पर 2 cos 2x था ना, तो ये 4 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, उसके बाद प्लस थर्ड रो को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन हो गया, सेकेंड का हो गया, अब थर्ड को डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले दो को वैसे लिख लो cos x, फिर उसके बाद sin का x, फिर से cos x, फिर हो जाएगा cos 2x, फिर sin 2x, फिर यहां पर 2 cos 2x। और इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे, ये क्या हो गया, ठीक है, आगे देखो ये खराब हो गया है। cos 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3 sin 3x। ठीक है, फिर उसके बाद sin 3x का डिफरेंशिएशन करो तो हो जाएगा 3 cos 3x, और 3 cos 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस में 9 sin 3x। अब हर जगह x इक्वल टू पाई बाई 2 पुट कर देना है, तो पाई बाई 2 पुट करो, यहां पर पाई बाई 2, यहां पर हर जगह पाई बाई 2 पुट करो तो देखो क्या आ रहा है। जो पहला वाला डिटर्मिनेंट है ये बन जाएगा sin पाई बाई 2 यानी -1, यहां पर बन जाएगा cos पाई बाई 2 0, और ये -1। फिर उसके बाद ये हो जाएगा cos पाई होगा -1, sin पाई हो जाएगा 0, और 2 cos पाई ये बन जाएगा माइनस का 2। ठीक है, और यहां पर है cos 3 पाई बाई 2, तो cos 3 पाई बाई 2 भी 0 हो जाएगा, और sin 3 पाई बाई 2 इसका वैल्यू हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा ये भी 0। ठीक है, ये हो गया पहला डिटर्मिनेंट। प्लस यहां पर हो जाएगा दूसरा वाला डिटर्मिनेंट, तो यहां पर भी पाई बाई 2 पुट करो, तो cos पाई बाई 2 0, sin पाई बाई 2 1, cos पाई बाई 2 0। फिर यहां पर पुट करेंगे तो पाई बाई 2 ये हो जाएगा 0, यहां पर पुट करो तो cos पाई -1 तो हो जाएगा माइनस का 2, और फिर नेक्स्ट 0, और यहां पर सिमिलरली 0 आ जाएगा, -1 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस तीसरा वाला डिटर्मिनेंट लिखो, तो तीसरा वाला डिटर्मिनेंट है cos पाई बाई 2, ये 0 1 0, और cos 2 पाई, cos पाई ये हो जाएगा माइनस का 1, फिर 0, फिर -2, और ये निकालते हैं तो sin 3 पाई बाई 2, sin 3 पाई बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा -1 यानी यहां पर आ जाएगा 3। फिर उसके बाद cos 3 पाई बाई 2 ये बन जाएगा 0, और नेक्स्ट है sin 3 पाई बाई 2 वो अभी -1, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये पूरा डिटर्मिनेंट हो गया, इसका वैल्यू निकालो।
तो इसका वैल्यू तो हो जाएगा 0, 3 रो में 0 हो गया, एक ही रो में ये 0 हो गया 3 ठो, ठीक, एक कॉलम पूरा 0 है तो वो 0 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करो तो इससे ओपन कर लो, तो इससे ओपन करेंगे तो यहां पर माइनस के साथ ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 इंटू -2, ये 2 और यहां से -1, तो इसका वैल्यू तो 1 आ गया, ठीक है। ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। अब सिमिलरली इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो तो इसको यहां से ओपन कर लो, तो +1 ये हो जाएगा माइनस के साथ -1 और यहां पर मल्टीप्लाई करो तो -9 + 6 तो जगह -3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3। ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू आ गया 3 और इसका वैल्यू 1, दोनों का सम करना है तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट किसी को? आर्य तुम्हारा ये डाउट था, अब समझ में आया? कुछ पता चला कहां मिस्टेक कर रही थी, कहां गलती हो रहा था तुम्हारा? ठीक है, और किसी को कोई डाउट इस वाले क्वेश्चन में? किसी को कोई डाउट इस वाले स्लाइड में, कल वाले में? यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बाकी लोग तो क्वेश्चन किए नहीं थे तो उनको डाउट होगा नहीं, ठीक है। और अगर सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो जो भी मैट्रिसेस का टेस्ट होगा उसमें अच्छे नंबर आने चाहिए, ठीक है, उस वाले टेस्ट में अच्छे नंबर आने चाहिए अगर सभी क्वेश्चन बन रहे हैं तो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं नंबर ही नहीं आ रहा लोगों का, 50-60 ऐसे ही आ रहा है बस, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, टेस्ट वगैरह दो, राजगीर आएंगे तो थोड़ा सा रिगरस प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन का रिवीजन भी होगा, एक्स्ट्रा क्लास में ऐसे कोशिश करेंगे, ठीक है, कि बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाए तुम लोगों को, ठीक है। फिर अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पृथ्वीराज को मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज वाले में प्रॉब्लम हो रही है, तो ठीक है, जिस जिस प्रॉपर्टी में डाउट हो रही है जो भी क्वेश्चन होगा मेरे को सेंड कर देना, मैं तुमको सारा डाउट क्लियर कर दूंगा तुम्हारा, ठीक है। जिसको भी अगर कोई भी डाउट हो रहा है वो मेरे को पर्सनली सेंड कर सकता है और मैं वो पर्सनली तुम लोग का डाउट बता दिया करूंगा, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ क्लास में ही तुम्हारा डाउट बताऊंगा, ऐसे भेज दोगे तो वहां से मैं बता दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने का तरीका। जैसे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन यहां पर दिख रहा है, लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन तो सबको पता ही है किस फॉर्म में होता है। लीनियर इक्वेशन कुछ ऐसे होता है, 2x + 3y = 5, ये हो गया, या फिर 3x - 2y = 6, ये लीनियर इक्वेशन है। और इस लीनियर इक्वेशन में देखो तो बस 2 वेरिएबल है, x और y। ये जो लीनियर इक्वेशन है इसमें 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल्स x और y। तो इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, इजीली सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। 2 इक्वेशन दिया है, सॉल्व कर लेते, 2 वेरिएबल, इजी होता है, ये कर लेते। अब यहां पर मान लो 3 वेरिएबल दे दिया, x y z 3 वेरिएबल दे दिया, ऐसे मान लो 2x + 3y + 5z = 1, 3x - 2y + 6z = 2, और यहां पर 5x + 10y - 2z = 10, ठीक है।
सपोज करो ये तीन तुम्हें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया 3 वेरिएबल में, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, 3 वेरिएबल आ जाता है। सिमिलरली मान लो 4 वेरिएबल हो गया, 5 वेरिएबल हो गया, 4-5 वेरिएबल तुम्हारे में नहीं आएगा, 3 वेरिएबल तक ही रहेगा। तो ये 3 वेरिएबल है, इसको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। तो अब ये जो तुम्हारा ये इक्वेशन है इसको हम डिटर्मिनेंट का यूज करके सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट का यूज करके भी सॉल्व करेंगे और मैट्रिसेस का यूज करके भी सॉल्व करेंगे। तो आज पहले डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, कल मैट्रिसेस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या मेथड है वही आज हमें पढ़ना है, और ये भी देखेंगे कि इनका क्या क्या सॉल्यूशन आएगा, कैसे क्या क्या होगा, ये सारी चीजें पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो देखो ये जो भी तुम्हारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक होता है डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड में क्या होगा, हम डिटर्मिनेंट का यूज करके सॉल्व करेंगे। जो भी तुम्हारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है उसको डिटर्मिनेंट का यूज करके सॉल्व करते हैं, और उसको हम क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं, ठीक है। जो डिटर्मिनेंट मेथड होता है उसको हम क्रैमर्स रूल बोलते हैं। और दूसरा पढ़ेंगे मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड में क्या होगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स का यूज करके सॉल्व करेंगे, और ये जो मैट्रिक्स मेथड होता है इसको हम गॉस जॉर्डन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। ये होता है गॉस जॉर्डन मेथड जो मैट्रिक्स का यूज करके सॉल्व करते हैं, और ये क्रैमर्स रूल जिसको हम डिटर्मिनेंट का यूज करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्रैमर्स रूल में डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे और मैट्रिक्स गॉस जॉर्डन में मैट्रिक्स का यूज करेंगे। तो ये तुम्हारे 2 मेथड है, दोनों मेथड के बारे में अलग अलग पूरा डिटेल में पढ़ना है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों का, ठीक है। तो आज डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, फिर कल मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो अब यहां पर सपोज करो क्रैमर्स रूल देखो, 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है। पहला a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, ये d1 कांस्टेंट है, ठीक है। ये पूरा पहला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दूसरा लीनियर इक्वेशन हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। फिर तीसरा लीनियर इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये 3 लीनियर इक्वेशन है। अब इन तीनों को सॉल्व करके हमें x, y और z का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तीनों को सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन बताना है या फिर x, y, z का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, x को निकालने के लिए d1 डिवाइडेड बाई d कर देते हैं, y को निकालने के लिए d2 बाई d और z को निकालने के लिए d3 डिवाइडेड बाई d। अब ये सब है क्या, ये d, d1, d2, d3 ये है क्या, ये देखो कैसे निकालते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ये जो d होता है, d ये इक्वल होता है, ये जो x, y, z के कोफिशिएंट है इससे जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो d हो जाता है तुम्हारा। ये x, y, z इसके कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनता है उसको d बोलते हैं। जैसे यहां पर जो d हो जाएगा ये होगा a1, फिर यहां पर b1, फिर उसके बाद c1, फिर दूसरा इक्वेशन a2, b2 यहां पर c2, फिर तीसरे इक्वेशन का कोफिशिएंट a3, यहां पर b3 और यहां पर c3। तो ये हो जाता है तुम्हारा d। इन लीनियर इक्वेशंस के x, y, z के जो कोफिशिएंट से डिटर्मिनेंट बनेगा वो हो जाएगा d, ठीक है। अब यहां पर अगर d1 निकालना है, d1 अगर निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो d का फर्स्ट वाला कॉलम है a1, a2, a3 या फिर ये x, y, x के जो कोफिशिएंट है इसको यहां पर नहीं लिखेंगे। अगर d1 निकालना है तो ये x के कोफिशिएंट नहीं निकलेंगे। d1 किस में आ रहा है, x में आ रहा है, तो ये x के कोफिशिएंट अब d1 में नहीं लिखेंगे। तो अब ये a1, a2 और a3 की जगह अब क्या आएगा, ये उसकी जगह d1, d2 और d3 लिख देंगे। ऐसे a1, a2 और a3 की जगह d1, d2 और d3, और बाकी ये सब सेम रहेगा, b1, b2, b3, यहां पर हो जाएगा c1, c2, c3। तो ये हो गया d1। अब सिमिलरली मान लो d2 निकालना है, d2 निकालना है, तो अब d2 देखो, तो d2 तुम्हारा y में आ रहा है, जो d2 है वो y में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, y वाले कोफिशिएंट को नहीं लिखेंगे, यानी b1, b2 और b3 को नहीं लिखेंगे,
अब इसकी जगह क्या जाएगा, अब इसकी जगह ये D1 D2 और D3 लिख देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, ये ऐसे A1 A2 और A3, और y वाले कोफिशिएंट जो उसको नहीं लिखना है क्या लिखेंगे उसकी जगह D1 D2 और D3, और बाकी सब सेम रहेगा C1 C2 C3। ठीक है। सिमिलरली अगर D3 लिखना हो तो D3 तुम्हारा किस में आ रहा है, Z में आ रहा है, यानी Z वाले कोफिशिएंट को नहीं लिखेंगे, C1 C2 C3 नहीं आएगा, उसकी जगह क्या लिख देंगे D1 D2 D3 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा A1 A2 A3, यहां पर आ जाएगा B1 B2 B3, और C1 C2 C3 की जगह लिखना है D1 D2 D3, ये हो जाएगा D3। ठीक है। तो D कैसे निकालना है, D1 कैसे निकालना है, D2 कैसे निकालना है, D3 कैसे निकालना है, ये समझ में आया। अब जब ये चारों हमें क्वांटिटी पता चल जाएगी, चारों का वैल्यू पता चल जाएगा, तो यहां से x y z का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर जैसे x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, D1 को D से डिवाइड कर देंगे, ये D1 का जो भी वैल्यू आएगा उसको इस वाले D के वैल्यू से डिवाइड कर दो तो x का वैल्यू आ जाएगा। अब y का वैल्यू निकालना है तो D2 को D से डिवाइड कर दो, और z का वैल्यू निकालना है तो D3 को D से डिवाइड कर दो तो z का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। और ये जो x y z होगा वो क्या होगा, तीनों का सॉल्यूशन होगा, यानी तीनों जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये तीन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करेंगे या फिर सेटिस्फाई, जो ऐसा पॉइंट जो तीनों में सेटिस्फाई करे, तो ये एक्स वाई जेड आ जाएगा। ठीक है। अभी जैसे 12th में तुम लोग पढ़ोगे 3D ज्योमेट्री, तो उसमें प्लेन का इक्वेशन आता है, तो जो प्लेन का इक्वेशन होता है ना वो इसी फॉर्म में होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। ठीक है। प्लेन का इक्वेशन तुम्हारा इस फॉर्म में हो जाता है। जैसे 2D में हम लोग पढ़े थे कि लाइन का इक्वेशन कैसे होता है, ऐसे होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन होता है, इसमें दो वेरिएबल होता है x और y। तो सिमिलरली 3D में क्या करते हैं कि प्लेन का इक्वेशन ऐसा हो जाता है, इस फॉर्म का हो जाता है, उसमें z भी आ जाता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, ये प्लेन का इक्वेशन हो जाता है। यानी यहां पर देखो ये तीनों प्लेन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट कर रहे होंगे वो वाला पॉइंट ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है। तीनों पॉइंट एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करेंगे वो वाला पॉइंट ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। यहां तक कोई डाउट किसी को कि ये जो लीनियर इक्वेशन दिया गया इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, और ये सॉल्यूशन है क्या? ठीक है। ये पूरा दिखाई दे रहा है सही से? ये पूरा विजिबल है तुम लोगों को? ठीक है। अगर विजिबल है तो इसमें कुछ कंडीशन है जो देखो, अभी हमने जो D1 D2 और D3 निकाला था उसी पे कुछ कंडीशन है। ठीक है। तो पहला कंडीशन ये है कि अगर D जो है, पहला वाला जो D हमने निकाला था, जैसे x इक्वल टू क्या था, D1 डिवाइडेड बाई D था, y इक्वल टू क्या था, ये था D2 डिवाइडेड बाई D, और z इक्वल टू था D3 डिवाइडेड बाई D। ठीक है। तो अब इसमें ये जो D है इसका वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है, अगर D का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो एक्स वाई जेड का यूनिक वैल्यू आएगा, जो भी एक्स वाई जेड होगा वो यूनिक आएगा। तो इसलिए अगर D नॉट इक्वल टू 0 होगा तो जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर D नॉट इक्वल टू 0 है तो एक्स वाई जेड का वैल्यू कुछ ना कुछ आ रहा होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है। तो अब इसमें पहला हो गया कि D नॉट इक्वल टू 0, लेकिन अगर मान लो कुछ केसेस में D 0 हो गया, तो अगर D नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन अगर D का वैल्यू 0 हो गया तब क्या होगा? ठीक है। तो अगर D का वैल्यू 0 हो जा रहा है, अब D का वैल्यू 0 होने के बाद
यहां पर d का वैल्यू 0 यानी डिनोमिनेटर में 0 आ गया। ऐसे x इक्वल टू d1 डिवाइडेड बाई 0, y इक्वल टू d1 डिवाइडेड बाई 0, और यहां पर z इक्वल टू, अच्छा ये d2 है, ये हो जाएगा d3 डिवाइडेड बाई 0। ठीक है, ऐसे d इक्वल टू 0 हो गया। तो अब इसमें दो कंडीशन बनती हैं। अब पहला कंडीशन ये है कि ये d1, d2 और d3 में से कोई भी एक नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। अगर कोई भी एक, अगर तीनों भी नॉट इक्वल टू 0 हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इनमें से एक नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। मान लो d1 का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, d1 जो है नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तो यहां पर d1 डिवाइडेड बाई 0 ये डिफाइन होगा, ये नॉट डिफाइन होगा। यहां पर x का कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस केस में तुम्हारा जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर d का वैल्यू 0 है और d1, d2, d3 इनमें से कम एक नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कम से कम इनमें से एक नॉट इक्वल टू 0 है, तब तुम्हारा जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, d नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारे प्लेन है वो एक दूसरे को तो कट कर रहे हैं, तीन प्लेन है, तीनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, लेकिन तीनों आपस में कभी एक ही पॉइंट से नहीं पास कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा केस हो जाएगा, मान लो ऐसे प्लेन है, एक प्लेन ऐसे होगा, ठीक है, दूसरा प्लेन मान लो ऐसे गया, ठीक है, और तीसरा प्लेन ऐसे कुछ होगा, इसको एक ही पॉइंट पर तीनों नहीं कट कर रहे होंगे, तीनों आपस में तो कट कर रहे होंगे लेकिन एक पॉइंट पर नहीं कट कर रहे होंगे, तीनों एक यूनिक पॉइंट से पास नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, तो उस केस में तुम्हारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो d1, d2 और d3 यह भी 0 के इक्वल आ गया, जो d1, d2, d3 है ये तीनों 0 हो जाए, कोई एक नहीं, तीनों को तीनों अगर 0 हो जाए तब तुम्हारा उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है, या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब कोई सॉल्यूशन कब नहीं होगा, जब तुम्हारे प्लेन पैरेलल हो जाए। ठीक है, ऐसा कुछ होगा कि अगर d1, d2 और d3 यह भी तीनों 0 के इक्वल हो जाए तब तुम्हारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। दो केसेस पॉसिबल होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तब होगा जब प्लेन पैरेलल हो जाएगा। जैसे ऐसे देखो, मान लो ये जो तीनों प्लेन दिया गया था, अगर तीनों प्लेन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाए, तीनों प्लेन ऐसे कोइंसाइड कर गए तो क्या होगा, इनफाइनाइट जगह कट करेंगे, तीनों एक दूसरे को इनफाइनाइट जगह कट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो तीनों प्लेन ऐसे एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, ये तीन प्लेन है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं या फिर कोइंसाइड कर सकती हैं। तो अगर कोइंसाइड कर गया तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर कोइंसाइड नहीं किया यानी प्लेन तुम्हारा पैरेलल है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर d1, d2, d3 ये इक्वल टू 0 है तो ये कंडीशन हो जाता है। ये समझ में आया? देखो अल्टीमेटली ये तुम्हें पूरा याद करना है कि कब क्या कंडीशन लगेगी। ठीक है, तो ये वाले पूरे रूल समझ में आया कि कब क्या होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। अब इंपॉर्टेंट टर्म पहला ये है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, अब बोल देखिए जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, जो भी सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइट हो सकता है। दो ही केसेस पॉसिबल है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अगर दोनों में से कोई यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा या फिर उसका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए।
अब दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब होगा? जब तीनों सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है उसका कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं है। अगर नो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तब वो तीनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यानी इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। और नेक्स्ट होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल या फिर नॉन ट्रिवियल होता है, ये अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन तब होगा जब तीनों वेरिएबल का वैल्यू जीरो हो जाए, एक्स वाई और जेड तीनों जीरो हो जाए, तब ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर एक्स वाई जेड तीनों इक्वल है जीरो के, तब ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाता है। यानी तीनों प्लेन जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है। एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो, ट्रिवियल सॉल्यूशन, सारे प्लेन ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब होगा? जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट। यानी यूनिक और इनफाइनाइट है तो कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करे यानी नो सॉल्यूशन के केस में क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। और ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा? जब एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के इक्वल होगा और जीरो होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब नेक्स्ट है होमोजीनियस इक्वेशन। जो अभी हमने इक्वेशन पढ़ा था उसमें होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है। अब होमोजीनियस इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है ना d1 d2 और d3, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर कांस्टेंट टर्म का वैल्यू जीरो है तो इस टाइप के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर देखो a1x है प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू जीरो, ये कांस्टेंट टर्म में जीरो हो गया। यहां पर भी a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट टर्म में जीरो। यहां पर a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट टर्म जीरो है। तो अगर कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाते हैं तब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? होमोजीनियस इक्वेशन उसको बोलेंगे। अब यहां पर बताओ, अगर d1 d2 और d3 का वैल्यू जीरो है तो ये d1 d2 d3 क्या हो जाएगा? ये जैसे ये जो कांस्टेंट टर्म है यहां पर, इसका वैल्यू जीरो हो गया तो इसका वैल्यू तो जीरो होना चाहिए। ये जो डिटर्मिनेंट है यहां पर देखो हमने क्या लिखा था d1 को, d1 देखो क्या था यहां पर d1 d2 d3, और इसका वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। सिमिलरली d2 में यहां पर d1 d2 d3 यानी 0 0 0, इसमें भी पूरा जीरो आ गया तो ये भी जीरो हो जाएगा। यहां पर भी देखो d3 में भी d1 d2 d3, इसका वैल्यू भी क्या है? जीरो है। होमोजीनियस के केस में तो यह भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो होमोजीनियस इक्वेशन के केस में तुम्हारा d1 d2 और d3, एक कैपिटल d1 d2 d3 ये जीरो होता है और एक कांस्टेंट टर्म भी जीरो होते हैं इक्वेशन में। ठीक है, तो होमोजीनियस इक्वेशन में ये होता है। अब होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन देखो, तो जो होमोजीनियस इक्वेशन है, अब इसमें दो केसेस होगा। ये देखो, ये कैपिटल D1, कैपिटल D2 और कैपिटल D3, ये तीनों तो जीरो हो गए। अब जो भी बचा वो D ही बचा है, D पर ही कंडीशन लगेगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारा D नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर D का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। जैसे x को हम क्या लिखते हैं? D1 डिवाइडेड बाई D। अब d1 का वैल्यू जीरो है और नीचे d जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, तो जीरो डिवाइडेड बाई नॉन जीरो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। सिमिलरली y इक्वल टू क्या होगा? d2 डिवाइडेड बाई d। अब d2 का वैल्यू भी जीरो है और नीचे नॉट इक्वल टू जीरो है, यह भी जीरो हो जाएगा। और z इक्वल टू क्या होगा? d3 डिवाइडेड बाई d, यह भी तुम्हारा जीरो डिवाइडेड बाई नॉन जीरो, ये हो जाएगा जीरो। तो x y z तीनों जीरो हो गए, और अगर x y z तीनों जीरो है तो सोल्यूशन क्या होता है? ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, अभी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो होमोजीनियस इक्वेशन के केस में अगर d तुम्हारा नॉट इक्वल टू जीरो है तब ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, और अगर d का वैल्यू जीरो हो जाए, d का वैल्यू जीरो हो जाए तब तुम्हारा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर d नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू जीरो के अलावा दूसरा कुछ आएगा। अगर d नॉट इक्वल टू जीरो है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, यानी प्लेन तुम्हारा क्या है? एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर गई है। ठीक है,
तो वो केस बन जाएगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। हाँ, एक चीज और, अगर मान लो होमोजीनियस इक्वेशन है और उसका तुम्हारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ऐसे अगर दे दे कुछ कि होमोजीनियस इक्वेशन है प्लस उसका जो सॉल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल है, ऐसा बोल दे क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, उसका डी हम डायरेक्ट जीरो के इक्वल कर देंगे। जैसे ये दिखे कि होमोजीनियस और नॉन ट्रिवियल बोल रहा है, यानी डी उसका क्या है, जीरो है। होमोजीनियस और नॉन ट्रिवियल यानी डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? ये तुम्हारा पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था। अब क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जो तुम्हारा थ्योरी दिया गया बस उसका यूज करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, जो तुम्हें दिया गया है वो सारे कंडीशन दिए गए, वो कंडीशन याद करो और यहां पर अप्लाई करो। अब जैसे हमें ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, या फिर उससे पहले उसके बाद देखो, हाँ मान लो ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा पहले इसको कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है। तो हमें k का वैल्यू निकालना है, k इज इक्वल टू, ठीक है, k का वैल्यू क्या होगा अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन कब होता है, कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसका नो सॉल्यूशन कब होगा, देखो नो सॉल्यूशन कब होता है, जब d का वैल्यू जीरो है और इसमें से d1 d2 d3 इसमें से कम एक नॉट इक्वल टू जीरो है, तब तुम्हारा नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर d का वैल्यू जीरो हो जाए और इसमें से एक नॉट इक्वल टू जीरो है तब तुम्हारा नो सॉल्यूशन होगा। तब यहां पर आओ, ठीक है, तो अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है तो पहला केस क्या होना चाहिए कि d का वैल्यू जीरो होना चाहिए। अगर नो सॉल्यूशन है तो पहला कंडीशन होगा कि d इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो अब इस पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का d का वैल्यू जीरो करो तो d इक्वल टू यहां पर क्या है, अगर d लिखो तो ये हो जाएगा k 1 फिर 1, फिर यहां पर आ जाएगा 1 k 1, फिर उसके बाद 1 1 k। अब इस पूरे को सॉल्व कर लो, तुम्हारा d का वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो या फिर कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो। जैसे मान लो रो 2 में से रो 3 को माइनस कर दिया, रो 2 इसको रिप्लेस कर दिया रो 2 माइनस में रो 3, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा k1 1, फिर यहां पर आ जाएगा 0 और यहां पर आ जाएगा k माइनस 1 1 माइनस k, और यहां पर आ जाएगा 1 1 k ऐसे। ठीक है, ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ये कर सकते हैं कि यहां पर 0 बना देते हैं। अब यहां पर 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थर्ड रो में k से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। ठीक है, तो रो 1 जो है इसको रिप्लेस कर दो रो 1 माइनस में k टाइम्स रो 3, रो 1 को रिप्लेस कर दो रो 1 माइनस में k टाइम्स रो 3। तो इसमें k से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो यहां पर 0, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस k और यहां पर 1 माइनस में k का स्क्वायर, और यहां पर 0 1 k माइनस 1 1 माइनस k और यहां पर 1 k। अब इसको सॉल्व कर ले इस वाले एलिमेंट से, तो ये वाला रो छोड़ दो और ये वाला ऐसे। ठीक है, तो इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस, माइनस के साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस में आ जाएगा k माइनस 1 और 1 माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, अच्छा ये गलत लिख दिया, ये हो जाएगा 1 माइनस के का होल स्क्वायर और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 1 माइनस के
और 1 माइनस के स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के। अब ये देखो बन जाएगा 1 माइनस के का होल स्क्वायर, तो अब 1 माइनस के का होल स्क्वायर यहां से कॉमन ले लो, तो यहां से d का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस के का होल स्क्वायर। अगर कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा 1 और यहां पर 1 प्लस के, तो ये हो जाएगा 2 प्लस के। ठीक है, यानी यहां पर d का वैल्यू अगर 0 करेंगे तो k का वैल्यू 1 या फिर इसमें से -2, इन दोनों में से कोई एक होगा या फिर दोनों भी हो सकता है। k का वैल्यू 1 या फिर -2, ये कुछ हो सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो गया d इक्वल टू 0। अब नो सॉल्यूशन था तो d1 का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब d मतलब d1 d2 और d3 इनमें से कोई भी एक नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब इसका d1 निकालो, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन होता है तुम्हें करना पड़ेगा। तो अगर इसका d1 निकाला जाए तो d1 क्या होगा, d1 के लिए ये x वाले जितने भी है इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1k का स्क्वायर और बाकी सब सेम रखेंगे, ये हो जाएगा 1k1 फिर 1k ऐसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि ये जो कॉलम 1 है उसमें से कॉलम 2 को माइनस कर दो, कॉलम 1 को रिप्लेस कर दो, कॉलम 1 माइनस में कॉलम 2, तो यहां से d1 का वैल्यू हो जाएगा यहां पर 0 0 k स्क्वायर माइनस में 1, यहां पर 1k1 फिर 1k। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो यहां से k स्क्वायर -1 से इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा k स्क्वायर -1 और यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 1 माइनस में k। तो अब यहां पर देखो k का वैल्यू 1 पुट करने पर ये 0 बन जा रहा है, k का वैल्यू 1 पुट करने पर ये 0 बन जा रहा है। तो एक तो यहां से कंडीशन पता चले कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि k का वैल्यू 1 ना ले, लेकिन देखो k का वैल्यू -2 पुट करने पर ये नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, तो वैसा हमें बनाना है। ठीक है, तो यहां पर d1 ऐसे कर लिया। सिमिलरली अब d2 भी चेक करो, ये हो गया d1। अब इसका अगर d2 निकालना है तो d2 हो जाएगा यहां से d2 हो जाएगा k11 और यहां पर 1k का स्क्वायर, फिर उसके बाद आई थिंक 1k है, ऐसे ये है ना, 1k और 1k का स्क्वायर फिर k11। ठीक है, अब इस d2 का वैल्यू फाइंड करो। अब यहां पर अगर d2 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो d2 का वैल्यू देखो क्या आएगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वही रो 2 में से रो 2 इसको रिप्लेस कर दो रो 2 माइनस में रो 3, रो 2 माइनस रो 3 करो तो d2 का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा k, यहां पर 1 1 और इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 0 k माइनस k का स्क्वायर, यहां पर 1 माइनस k हो जाएगा और यहां पर 1k का स्क्वायर इंटू k यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली ये जो रो 1 है इसमें से क्या करो, इस यहां पर 0 बनाने के लिए रो 3 में से k मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, ऐसे रो 1 को रिप्लेस कर दो रो 1 माइनस में k टाइम्स रो 3, तो यहां से d2 का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और यहां पर k मल्टीप्लाई किए तो 1 माइनस k का क्यूब और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस में k का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 1 k माइनस में k क्यूब 1 माइनस k स्क्वायर k। अब इसको भी यहां 1 से ओपन कर लो, तो 1 से ओपन करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस में k क्यूब 1 माइनस k और माइनस में आ जाएगा 1 माइनस में k स्क्वायर और k माइनस में k का
क्यूब। तो यहां पर भी देखो, अगर k का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो d2 0 बन जा रहा है। k का वैल्यू अगर यहां पर भी 1 पुट कर रहे हैं तो d2 इक्वल टू 0 आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन d2 हो सकता है कि नॉट इक्वल टू 0 बन जाए। सिमिलरली अब d3 निकालो। अब अगर इसका d3 निकालना है तो d3 क्या हो जाएगा? अगर d3 देखो तो d3 तुम्हारा है d3 होगा k1 1 1k1 और ये 1k का स्क्वायर ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या करो, ये जो तुम्हारा कॉलम 2 दिया गया है इसको रिप्लेस कर दो कॉलम 2 माइनस में कॉलम 3 से, तो तुम्हारा d3 बन जाएगा k1 1 और यहां पर 0 0 1 माइनस में k का स्क्वायर, यहां पर 1 1 k का स्क्वायर। तो अब इसको यहां से ओपन कर लो तो हो जाएगा माइनस में 1 माइनस k का स्क्वायर और यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा k माइनस 1। तो ये देखो बन गया 1 माइनस में k का स्क्वायर और यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस k। तो यहां पर देखो अगर k का वैल्यू 1 यहां पर भी पुट करो तो d3 भी 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो k इक्वल टू 1 के लिए d1 d2 d3 तीनों 0 हो गया और हमें 9 सॉल्यूशन चाहिए था, यानी d1 d2 d3 इनमें से कोई ना कोई एक नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी k का वैल्यू 1 पॉसिबल है? कभी नहीं हो सकता क्योंकि तीनों 0 बन जा रहे हैं। तो k का वैल्यू 1 नहीं होगा और k का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2। -2 पर चेक कर सकते हो कि ये तुम्हारा नॉट इक्वल टू 0 आएंगे। जैसे -2 पुट करो तो ये होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, ये भी 3 इंटू 3 9 और ये हो जाएगा -1, ये हो गया तुम्हारा 0। अच्छा, k इक्वल टू -2 के लिए भी ये 0 हो जाएगा। अब दूसरा चेक कर लो, k इक्वल टू -2 पुट कर देना है तो ये हो जाएगा माइनस का 8, ये 9, ये हो जाएगा तुम्हारा 27, फिर माइनस में आ जाएगा 1 माइनस में, अच्छा नहीं, ये हो जाएगा -2 का क्यूब करना है ना, हाँ 9, ठीक है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 3 और इसको सॉल्व करो तो -2 माइनस में 8 -10, ये देखो तुम्हारा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। k इक्वल टू 2 पर d2 का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो कोई ना कोई एक नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, तो नॉट इक्वल टू 0 हो गया। सिमिलरली यहां पर भी देखो तो k इक्वल टू -2 के लिए ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, k इक्वल टू -2 के लिए वह भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा? k का वैल्यू 2 होना चाहिए, जिसके लिए d तो 0 हो जाए लेकिन d1 d2 d3 में से कोई एक नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये समझ में आया? कोई डाउट किसी को? अब नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन, इसमें पूछा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p एंड q, p और q के किस वैल्यू के लिए जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है इसका पहला किस यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा कब? p और q का वैल्यू बताना है उसके लिए। तो हमें पता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब d का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अगर d नॉट इक्वल टू 0 है तब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अब इनका d नॉट इक्वल टू 0 कर दो तो वहां से p और q का वैल्यू आ जाएगा। तो इसका अगर d लिखो तो d का वैल्यू क्या है? d हो जाएगा 2p6, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 2p6, फिर यहां से 1 2 और q आ जाएगा, फिर यहां पर हो जाएगा 1 1 3, ठीक है। अब यहां पर क्या करो, ये जो रो 1 है इसको रिप्लेस कर दो रो 1 माइनस में 2 टाइम्स रो 3 से।
ये जो रो 3 है इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 0 p माइनस में 2 और यहां पर भी 0 बन जाएगा। ये हो जाएगा 1 2 q और यहां पर हो जाएगा 1 1 3। अब इसको यहां से सॉल्व कर लो, तो यहां से अगर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, पहले माइनस के साथ आएगा माइनस p माइनस 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको छोड़ो और इसको, तो 3 माइनस में q। ठीक है, यानी यहां से देखो तो d का वैल्यू आ गया p माइनस में 2 और यहां पर q माइनस में 3। अब d का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 करना है, यूनिक सॉल्यूशन है तो d का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अब ये नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, जब p का वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 है एंड q का वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 है। तो ये वाला जो है यूनिक सॉल्यूशन, इसके लिए p का वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए और बाकी सब कुछ पॉसिबल है, और q का वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए और बाकी सब पॉसिबल है। ठीक है, यानी यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब p का वैल्यू सारा रियल होगा एक्सेप्ट 2 को, और q का वैल्यू यह भी रियल होगा एक्सेप्ट 3 के, 3 को छोड़ करके बाकी सभी केसेस के लिए। ठीक है, तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, कब होगा, ये समझ में आया। अब दूसरा देखो, नो सॉल्यूशन इसका निकालना है, या फिर नो सॉल्यूशन वाला तो एक किए थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला कर लेते हैं। ठीक है, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब d का वैल्यू 0 है, सिमिलरली d1 d2 और d3 यह भी 0 है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में d तो 0 होता ही है, और यहां पर d1 d2 और d3 ये तीनों भी 0 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो अगर d को 0 करेंगे तो यहां से p का वैल्यू 2 और q का वैल्यू 3। अगर d 0 है तो p का वैल्यू 2 ले सकते हैं या फिर q का वैल्यू 3, यही दो चीजें पॉसिबल होंगी, इनमें से ही कोई एक होगा। ठीक है, p इक्वल टू 2 होगा या फिर q इक्वल टू 3 होगा। तो अब d1 d2 और d3 निकाल करके चेक कर लो, d1 d2 d3। तो इसको क्या करते हैं, यहां से हटाओ इस पूरे को। अब यहां पर d1 निकालते हैं। ठीक है, तो d1 निकालो, तो d1 के लिए क्या करेंगे, x वाले की जगह 854 कर दो, 854 और यहां पर हो जाएगा p21 और यहां पर 6q3। ठीक है, 6q3। अब इसमें क्या करो, यहां पर इसको सॉल्व करना है। ये वाला जो रो है इसमें 4/3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, ऐसे ये C1 को रिप्लेस कर दो, C1 माइनस में 4/3 C3 को, इसका 4/3 टाइम्स देखो 4 आ जा रहा है, इसका 4/3 टाइम्स देखो 8 आ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे माइनस कर दो। तो ऐसे अगर माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, यहां पर 0 और यहां पर आ जाएगा 5 माइनस में 4q डिवाइडेड बाई 3 और यहां पर भी 0, फिर p21 6q3 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो यहां से इसको ओपन कर लेंगे, तो यहां से अगर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 5 माइनस में 4q डिवाइडेड बाई 3 और यहां पर आ जाएगा, इसको छोड़ दो, तो ये हो जाएगा 3p माइनस में 6। ठीक है, यानी यहां से d1 का वैल्यू हो गया तुम्हारा हो जाएगा 4q माइनस में 15 और 3 से इधर डिवाइड कर दोगे तो p माइनस में 2 आ जाएगा। d1 का वैल्यू ये आ गया। अब d1 क्या था, d1 को भी 0 होना पड़ेगा, d1 को भी 0 होना पड़ेगा। अब d1 कब 0 होगा, अगर q का वैल्यू यहां पर 3 पुट कर रहे हैं तो 0 हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, लेकिन p का वैल्यू अगर 2 पुट कर दे रहे हैं तब 0 हो जा रहा है। ठीक है,
तो यहां से Q का वैल्यू 3, ये तो हो नहीं सकता, P का वैल्यू हमें 2 लेना पड़ेगा, तभी D1 0 होगा, नहीं तो 0 नहीं हो पाएगा। तो P का वैल्यू 2 कर देंगे और Q का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। P का वैल्यू तो मस्ट होगा और Q का वैल्यू 3 या फिर 3 के अलावा कुछ भी लो। देखो D1 भी 0 है और D भी 0 है। Q का वैल्यू कुछ भी लो, P का वैल्यू बस तुम 2 कर दो, तो D तो 0 आएगा ही। उसके बाद देखो D1 भी 0 आ गया। सिमिलरली D2 और D3 के लिए भी चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर D2 अगर चेक करना हो, ये हो गया D1, यहां से पहले D1 लिख लो। D1 अपना आ गया है 4Q माइनस में 15 और यहां पर है P माइनस में 2, ठीक है। ये हो गया D1। अब नेक्स्ट D2 कैलकुलेट करते हैं। तो D2 कैलकुलेट करने के लिए इसको रिप्लेस कर देंगे, तो D2 इक्वल टू हो जाएगा 2 और यहां पर आ जाएगा 1 1 और यहां पर 8 5 4 और यहां पर 6Q3 आ जाएगा, 6Q3। अब इसको सॉल्व करो, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें से 3 मल्टीप्लाई करो कॉलम 1 में और इसमें से माइनस कर दो। कॉलम 1 में तुम कॉलम 3 को रिप्लेस करो, जो कॉलम 3 है इसको रिप्लेस कर दो कॉलम 3 माइनस में 3 टाइम्स C1 से। तो ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 1 1, ये होगा 8 5 4 और यहां पर अगर रिप्लेसमेंट करते हैं तो ये हो जाएगा 0, यहां पर हो जाएगा Q माइनस में 3 और यहां पर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो यहां से, तो यहां से अगर सॉल्व करोगे तो इसको छोड़ना पड़ेगा और ये, तो इसका वैल्यू देखो ये हो जाएगा Q माइनस में 3 माइनस के साथ और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 8 माइनस में 8, ठीक है। तो Q का वैल्यू कुछ भी हो, D2 हमेशा 0 ही आ रहा है। Q के वैल्यू पर तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, D2 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर D2 इक्वल टू 0 हो गया। अब सिमिलरली D3 को भी तुम चेक कर सकते हो, तो D3 तभी 0 होगा जब P का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। तो Q का वैल्यू कुछ भी ले लो, P का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा। तो इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन जो है, इसका क्या सोल्यूशन आ जाएगा कि P का वैल्यू 2 होगा और Q का वैल्यू तुम कोई भी रियल ले सकते हो, ठीक है। तो जो तीसरा इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला केस है उसका हो जाएगा P का वैल्यू 2 होना चाहिए और Q हम कोई भी रियल ले सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कोई डाउट? ठीक है, चलो कोई डाउट नहीं है तो इसके कुछ क्वेश्चन अब कल करेंगे, कल फिर से करेंगे। मैं तुम लोग को भेज दूंगा ये, तो ट्राई कर लेना, ठीक है। और इसको कल फिर से सॉल्व कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें अभी, तो इसको कल फिर से सॉल्व कर लेंगे और फिर उसके बाद मैट्रिक्स मेथड पढ़ लेंगे। मैट्रिक्स मेथड क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। तो कोई डाउट किसी को? ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो फिर आज का क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं, फिर कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है।